नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। चुनाव से पहले सियासी पार्टियां मुद्दों से भटककर नारों के जरिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं। विपक्षी नेता चौकीदार चोर है का नारा लगा रहे हैं तो बीजेपी ने विपक्ष के इस नारे को या कहें पत्थर को ही हथियार बना लिया। बीजेपी ने विपक्ष के जवाब में हां मैं भी चौकीदार अभियान की शुरुआत कर दी। बीजेपी इस अभियान को एक बड़े जन आंदोलन का स्वरूप देने की बात कर रही है या कोशिश कर रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस मुहिम में डॉक्टर, प्रोफेशनल्स, किसान और स्वच्छता कर्मचारी समेत देश के कई नागरिक भी जुड़ रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के मुहिम रास नहीं आ रहे। बीजेपी के मैं भी चौकीदार अभियान पर सियासी पार्टियां बेहद आक्रामक हैं और बीजेपी के साथ प्रधानमंत्री पर तंज कसने की लगातार सियासत हो रही। यानी अब यह मान लिया जाए कि 19 का चुनाव प्रचार चौकीदार शब्द पर अटक कर रह गया और जनता के वो सारे मुद्दे जो कि पार्टियां समय अंतराल पर गिनाती तो हैं और आज भी हमारी चर्चा में जरूर गिनाया जाएगा, लेकिन उन मुद्दों को अगर हम देखें तो फहरिस्त में या तो नहीं है या बहुत पीछे है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो गया, वो शब्द आपके सामने है। तो बीजेपी के मैं भी चौकीदार अभियान पर विपक्षी नेताओं ने निशाना साधा और कई सवाल खड़े किए। किस तरह की सियासत हो रही, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव की बहस अब चौकीदार शब्द पर अटकी है। विपक्ष ने जहां चौकीदार चोर है के नारे को चुनावी अभियान बनाया, तो बीजेपी ने कांग्रेस के पत्थर को अपना हथियार बना लिया है। बीजेपी ने कांग्रेस के चुनाव अभियान पर पलटवार करते हुए मैं भी चौकीदार अभियान से देश को जोड़ने की कोशिश की। बीजेपी का दावा है कि मैं भी चौकीदार अभियान से अब तक करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। मैं भी चौकीदार हूं आंदोलन आज एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन गया है। अभियान रास नहीं आया। प्रधानमंत्री के चुनावी अभियान पर अब सियासी पार्टियों ने तंज कसना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ने पूरे देश को चौकीदार बना दिया है। वहीं प्रयागराज से वाराणसी के लिए बोट यात्रा पर निकली प्रियंका ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया और कहा कि चौकीदार तो अमीरों के यहाँ होते हैं, गरीब तो खुद चौकीदार होता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर बीजेपी के चौकीदार अभियान पर निशाना साधा। मायावती ने लिखा, सादा जीवन उच्च विचार के विपरीत शाही अंदाज में जीने वाले जिस व्यक्ति ने पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त वोट की खातिर अपने आप को चाय वाला प्रचारित किया था, वह अब इस चुनाव में वोट के लिए बड़े तामझाम और शान के साथ अपने आप को चौकीदार घोषित कर रहे हैं। देश वाकई बदल रहा है। इतना ही नहीं, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, विकास पूछ रहा है कि खाद की बोरी से चोरी रोकने के लिए भी कोई चौकीदार है क्या? बीजेपी के कई नेताओं ने विपक्षियों को जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष देश के चौकीदार का अपमान कर रहा है। अभियान से जनता के मुद्दे गायब हैं और नारों से वोटरों को प्रभावित किया जा रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या देश का वोटर इन नारों से प्रभावित होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बहरहाल, तो प्रतीकों की राजनीति, नारों की बात, ये बहुत लंबा इसका इतिहास भी है, कोई पहली बार नहीं हो रहा। लेकिन सवाल इस बात का है कि 2014 में एक शब्द कह दिया गया कि क्या कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा, और फिर वही चाय वाला प्रधानमंत्री बना भी। और 2014 के उस चुनावी समर को अगर हम याद करें तो सबसे बड़ा मुद्दा भी वही बन गया था, एक बड़ा हथियार भी बन गया। लेकिन 19 आते आते मुद्दे जो हो सकते थे वो पीछे चले गए। फिर से एक नया मुद्दा चौकीदार बन गया। पहले बड़े आक्रामक तरीके से अभियान छेड़ दिया गया या हर मंच से बार बार नारे लगवाए गए। राहुल ने यहां तक कहा कि मैं तो सिर्फ चौकीदार कहता हूं, आगे लोग कुछ कहने लगते हैं। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी ने इसी पत्थर को अपना हथियार बना दिया और कैंपेन का स्वरूप दे दिया, तो बीजेपी अब इसी रणनीति पर आगे बढ़ रही। अब सब घिरने लगे या फिर अभी भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये शब्द ही बन गया। सवाल यह है कि क्या मैं चौकीदार जन अभियान बन पाएगा या बन चुका है? क्या कांग्रेस के पत्थर को मोदी ने हथियार बना लिया है? मैं चौकीदार अभियान पर क्यों आक्रामक हैं पार्टियां, और उनकी आक्रामकता को अगर हम देखें तो क्या वो महसूस कर रही हैं कि खुद उन्होंने गलती कर दी क्या?
और सबसे बड़ी बात कि नारों की राजनीति अलग अलग समय में तमाम पार्टियां करती रही हैं, लेकिन क्या एक बार फिर से 19 में इस शब्द पर, इस नए नारे पर, या फिर कहें मोदी है तो मुमकिन, इस नारे को और मजबूत करने के लिए मैं चौकीदार हूं के जरिए नारों से वोटर को भी प्रभावित कर पाएंगी पार्टियां, या कर रही हैं पार्टियां? हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली स्टूडियो में हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजीत मेंदोला साहब हैं, बहुत स्वागत है अजीत जी आपका। लखनऊ से कर्नल दयाशंकर दुबे साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है कर्नल साहब आपका। रतन सेन सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है रतन सेन सिंह साहब आपका। अजय साहू प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, बहुत स्वागत है अजय साहू आपका। और सुरेश बहादुर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका। सबसे पहले मेंदोला साहब मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। पॉलिटिकल लोगों के पास हम जैसे ही जाएंगे वो आरोप प्रत्यारोप करेंगे और जमकर एक दूसरे को कोसेंगे, लेकिन प्रतीकों की राजनीति और नारों की राजनीति आज से नहीं, इस देश में लंबे समय से हो रही। गरीबी हटाओ इंदिरा लाओ, ये नारा भी हुआ करता था। इंडिया शाइनिंग का भी हमने नारा देखा है, लेकिन उसका परिणाम क्या था वो बीजेपी को भी पता है, देश को भी पता है। पिछली बार चाय वाला और तमाम तरह के नारे, प्रतीक, इनकी राजनीति तो होती रही, लेकिन आज ये दो चीजें, मैं चौकीदार हूं, जो कैंपेन की तरफ अब बढ़ गई है बीजेपी, और उसके पहले शब्द पर बार बार जो एक शख्स को घेरा गया जो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या वाकई उस रणनीति में विपक्ष अब खुद उलझ गया है और बीजेपी ने इसे सबसे बड़ा हथियार बना लिया, या ये उनका हथियार था और रहेगा विपक्ष जिस बात पर कायम है? देखिए अतुल, मैं अगर आप शुरुआत से देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, वो बातें पकड़ लेते हैं। अगर आपको याद हो कि सोनिया गांधी ने एक मौत का सौदागर शब्द बोल दिया था एक भाषण में, उसके बाद उन्होंने उस शब्द को पकड़ा और पूरा कैंपेन ही गुजरात का पूरा चुनाव ही बदल डाला। तो इससे पहले देखिए, गरीबी हटाओ नारे दिए जाते थे, बेरोजगार, कई मुद्दे होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात पकड़ने में एकदम से वो चूकते नहीं है। पिछला 2014 का जो अगर चुनाव प्रचार था, वो भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन रहा था। कांग्रेस के खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ बहुत नाराजगी थी उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, लेकिन उन्होंने बीच में एक चाय वाला शब्द पकड़ लिया। और चाय वाला, देखिए क्या है, नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि ये देश भावनाओं से बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाता है, और आम आदमी, गरीब आदमी की बात अगर आप करें, चाय वाला कहाँ है, गरीब आदमी से जुड़ता है, वो कहीं ना कहीं सीधा आदमी को लगता है यार ये तो अपना आदमी है। अब इन्होंने इस बार के चुनाव में, कांग्रेस चाहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे घेरा जाए, और 2014 में जिस तरह कांग्रेस को मोदी जी ने, बीजेपी ने पूरा भ्रष्ट पार्टी कह के उसको बिल्कुल एकदम उसमें शिकंजा कस दिया था, वो उसी तरीके से चाहते थे कि मोदी को भी घेरा जाए भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। लेकिन उस भ्रष्टाचार के मुद्दे में घेरते घेरते उन्होंने कहा कि भाई चोर है, मोदी चोर है, चौकीदार। उन्होंने, क्योंकि मोदी ने पिछले 14 के भाषण में कहा था मैं चौकीदार हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा। अब चौकीदार शब्द कहाँ जुड़ा हुआ है, आम आदमी से, गरीब आदमी से जुड़ा है। अब अगर आप देखें कांग्रेस की भी, तो देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा गया, सबको पता है कि भाई उस वक्त नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी को बड़ा मुद्दा बनाया गया था, जीएसटी को बनाया गया था, ये मुद्दे चलते गए। और अभी जो 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, उन 3 राज्यों के चुनाव में किसान और बेरोजगारी को कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था, उसमें कांग्रेस सफल हो गई थी। लेकिन अब अचानक कांग्रेस ने जो अपना ट्रेंड बदला, मतलब कांग्रेस ने क्या, राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के इशू को, राफेल को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। अब ये देखना होगा कि अब उसमें मोदी ने वो चौकीदार शब्द पकड़ लिया। अब चौकीदार शब्द है जो है आम आदमी से जुड़ता है, बिल्कुल, वो एक बहुत बड़े उससे नहीं जुड़ता है। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि जो असल मुद्दे हैं वो तो अब साइडलाइन हो गए, अब उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कल प्रियंका गांधी ने भी चौकीदार शब्द को लेकर हमला कर दिया। आप इसमें गौर करेंगे, देखिए राफेल के मुद्दे में पूरा विपक्ष कांग्रेस के साथ नहीं था, नहीं है बिल्कुल, चाहे वो ममता बनर्जी थी, मायावती थी, अखिलेश यादव था, शरद पवार थे, किसी ने भी राफेल को लेकर मोदी पर हमला नहीं करा। अगर आप पूरे उसको देखें उठा के, अकेली थी कांग्रेस इस मुद्दे पे। लेकिन चौकीदार शब्द को लेकर सारी पार्टियां एकजुट होकर अब बीजेपी पे निशाना वो कर रही हैं। ममता बनर्जियों, मायावतियों, अखिलेश हो, सब चौकीदार शब्द को लेकर बीजेपी को घेर रहे। क्यों? उन्हें लग रहा है कि भाई ये जो मुद्दा है चौकीदार शब्द का, ये कहीं नीचे उससे जुड़ा हुआ है, गरीबी से जुड़ा हुआ है, गरीब लोगों से, आम आदमी से जुड़ा है। अगर ये क्लिक कर गया, ये अगर चल गया, मैं भी चौकीदार हूं,
मतलब उन्होंने इसको आम आदमी से जोड़ा कि भाई सब चौकीदार बनो, चोरी चकारी भ्रष्टाचार नहीं होने देना। बिल्कुल। अगर ये चल गया तो फिर 2014 की मुझे तरह ऐसा लगता है कि महसूस हो रहा है कि चल रहा है, इस वजह से और भी ज्यादा आक्रामक। अभी जल्दबाजी है, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं इसमें ये लग रहा है कि ये क्लिक कर रहा है। तभी जाके प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं अभी वो उन्होंने एक बड़ी एक अभियान वो चलाने जा रहे हैं और बीजेपी इसको बहुत बड़ा कैंपेन बनाने जा रही है। तो मैं वही कह रहा हूं कि आम आदमी देखो, युवाओं में इधर कई जगह जोड़ा जाएगा इसको कि भाई सब बोलो कि हम चौकीदार हैं, कुछ गलत काम नहीं होने देंगे। अब ये जो बात है अगर ये क्लिक कर गई तो विपक्ष भी समझ रहा है कि ये आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है, अगर ये चल गया तो फिर कुछ भी हो सकता है 2014। ठीक है। और देखिए, सिर्फ आम आदमी से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बीजेपी ने इसको किस तरीके का रंग दिया है कि तमाम बड़े बड़े मंत्री चौकीदार हो गए हैं हैशटैग करके। उसके अलावा वो आपने देखा होगा कि सुषमा स्वराज के जो पति हैं उन्होंने भी कहा कि जब मैं सुबह उठा तो मेरी पत्नी चौकीदार हो गई थी। तो अलग अलग स्वरूप इसका है। और नारों की बात तो कैप्टन साहब ने आज कहा कि नारों से मिला क्या, तो फिर कांग्रेस से पूछा जाएगा। मान लिया कि ये नारा ही है या मैं मोदी है तो मुमकिन है मैं चौकीदार हूं, अगर ये नारा है तो नारे तो कांग्रेस भी देती रही है, बीजेपी भी देती रही है। नारों की राजनीति तो शुरुआत उन्होंने की है। जल्दी से इसमें मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस कर्जा माफी, किसानों के मुद्दे और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आगे चलती तो शायद था कि फिर बीजेपी के लिए थोड़ी दिक्कत होती, लेकिन बीजेपी ने चौकीदार शब्द में खेलना शुरू कर दिया। अजय साहू साहब जवाब देंगे आप? आपने मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया, लेकिन अब मुद्दे को लपक लिया है बीजेपी ने और शायद अब लग रहा है कि आप उसमें घिर रहे हैं, या अभी भी आप घिरे नहीं हैं, मुद्दा वैसे ही उठाते रहेंगे जैसे उठाया था आपके नेता ने? निश्चित तौर पर अतुल जी, हम मुद्दा वैसे ही उठाते रहेंगे जैसा उठाते रहे हैं। ये उस मुद्दे को एक स्लोगन बनाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले के चुनाव में 2014 के चुनाव में मोदी जी चाय वाला हूं ऐसा कहा करते थे। वो जो सच्चाई है वो खुल चुकी है। जिस स्टेशन पर उन्होंने चाय बेचने की बात कही थी वो स्टेशन तब बना ही नहीं था जिस समय की वो बात कर रहे हैं। आप पिछले 4 सालों में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, कोई भी ऐसा न्यूज चैनल ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर नहीं ला पाया जो व्यक्ति ये बता सके कि हाँ मैंने मोदी जी के हाथ से 1 रुपए में 4 आने में 10 पैसे में चाय खरीद कर पी है। ये बताता है कि ये लोग केवल स्लोगन बनाने का काम करते हैं। सारा काम आपने मीडिया पर छोड़ रखा है। इंडिया साइनिंग, इंडिया राइजिंग, उसका हस्र क्या हुआ अतुल जी? उसका हस्र क्या हुआ? हम तो ये कहते हैं आपने इस देश के अंदर प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा गिराई है, इस देश के अंदर कभी नहीं हुआ ऐसा कि जब किसी भी प्रधानमंत्री पर आरोप लगा हो वो प्रधानमंत्री उस मामले की जांच ना करवाता हो। तो जब आपके ऊपर आरोप लगे आपका कर्तव्य बनता था आप उस मामले की जांच तो करवाते, बल्कि आपने ऐसा किया कि उस व्यक्ति को 30,000 करोड़ का फायदा करा दिया जिसने कभी कागज का हवाई जहाज तक ना बनाया हो। मैं अजय साहू साहब अभी भी वो आदमी जहाज नहीं बना रहा है। आप लोग देखिए, मैं बात अगर उठाऊंगा तो बहुत दूर तक जाएगी। वो अनिल अंबानी जहाज नहीं बना रहे, ऑफसेट पार्टनर है, नट बोल्ट बनाना है कहाँ, वही तो है ना। आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो मुद्दा मंदुला साहब ने बताया कि इस देश में बन सकता था, वो उठा नहीं पा रहे। लेकिन फिर भी आपका कहना है कि आप इस मुद्दे पर बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। वो आपकी इच्छा है सर, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा, छोटे छोटे सबके कमेंट हो जाएं, छोटे सबके कमेंट हो जाएं। रतन सेन सिंह साहब, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है की बात, या फिर मोदी और बीजेपी इस मुद्दे को इस स्लोगन के जरिए सारे मुद्दों को भुलाना चाह रहे हैं। तो आप उसमें उलझ क्यों रहे हैं? क्या वाकई बीजेपी ने जैसे इस स्लोगन को, इस नारे को जन भावना की बात कर दी है कि वो तब्दील कर देंगे उसमें, या हो जाएगा, या एक तरीके से जन आंदोलन बना देंगे, इसका एहसास आप लोग को होने लगा है? देखिए अतुल जी, एक बात मैं बहुत सही तरीके से कहना चाहूंगा कि 2014 में जो भी इन्होंने नारा दिया, 2017 तक चाहे जितना नारा चलाया, मैं मानता हूं कि लोगों ने इन पर भरोसा किया कि मोदी साहब अच्छे चौकीदार साबित होंगे, देश में भ्रष्टाचार नहीं होगा। चूंकि 2014 के पहले अन्ना जी के आंदोलन से लेकर के निर्भया कांड को जोड़ते हुए अगर मैं कहूं, उस समय जो ये हुआ था, 3 घोटाले हुए थे, उन घोटालों के आधार पर देश में एक माहौल बना था कि देश को एक बहुत मजबूत व्यक्ति की जरूरत है, और लोगों ने मोदी साहब में वो व्यक्तित्व देखने की कोशिश करी और इनको पूर्ण बहुमत की सरकार दिया। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि देखिए, जैसे बहेलिये का कितना शिकार करेगा,
बहेलिया जब अपना दाना डालता है, उसके ऊपर ट्रैप लगाता है इस तरीके के वादों का, तो जब तक अज्ञान रहेगा कबूतर तब तक उसमें फंसता जाएगा, अपने प्राण देता जाएगा। लेकिन 2017 के बाद की स्थिति आप देखिए कि देश का जो जनता, जिसको मैं कह रहा हूं कि मोदी जी के जाल में, ट्रैप में फंसी हुई जनता को आप कबूतर बोल रहे हैं क्या? कि ये जितने भी वादे हैं वास्तव में वो जुमले हैं। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, अब कबूतर की तरह इन्होंने जनता को फंसाने का काम किया, झूठ बोल करके। हमें लगा, पूरे देश के लोगों को लगा कि ये वास्तव में इनके आते ही ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया हो जाएगा, एक के बदले 10 सिर आ जाएंगे। इनके वादों की झड़ी जो है, मैं एक एक करके गुनाऊंगा तो पूरा 1 घंटा आपका पूरा शो खत्म हो जाएगा। जनता ने भरोसा किया, उस भरोसे को धोखे के साथ तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। अब मैं एक बात इसके साथ जोड़ करके कहूंगा कि इस देश के लोगों को यह बात क्लियर हो गई है कि ये जितने वादे हैं असल में वो जाल में फंसाने का दाना है, और उस दाने को कोई भी चुगने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग जाल पे बैठेंगे और एक साथ लेकर अगर आपको किसी पर भरोसा ही ना हो तो उसका क्या इलाज किया जाए? रतन सेन सिंह, आपको बीजेपी पर भी लगता है कि वो जाल फैला रही है, आप कांग्रेस के लिए भी कह रहे हैं वो भ्रम फैला रही है। अब आप किसी पर भरोसा ही ना करें तो उसका क्या इलाज है? कांग्रेस भी भ्रम फैला रही, बीजेपी भी भ्रम फैला रही, आपके नेता कह रहे हैं। बहरहाल कर्नल दयाशंकर साहब जवाब दीजिए, आपका जो नया स्लोगन, नया नारा है, शायद आपको लगे हाथ मिल गया। जो आप उठा नहीं रहे थे, एक नया नारा आप ले आए थे, राजस्थान की धरती से मोदी है तो मुमकिन है, बात वहीं तक चल रही थी। लेकिन चाय वाले के बाद अब चौकीदार का लगे हाथ नारा मिल गया और आपने उसको कैच भी कर लिया। अतुल जी, ये जब भी नारे दिए जाते हैं, इसका जहां तक मैं समझ पा रहा हूं एक ही मतलब होता है कि जनता के साथ पार्टियां अपने आप को आत्मसात करती है और उसके साथ खड़े होकर दिखाना चाहती है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी, उनका बचपन चाय वाले के तरह से गुजरा है और बाद में जीवन बाकी सेवा में गुजरा। मुख्यमंत्री रहे और प्रधानमंत्री बने। जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं आपका सेवक के रूप में प्रधान सेवक रहूंगा, आप प्रधानमंत्री बनाओगे लेकिन मैं प्रधान सेवक रहूंगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब प्रधान सेवक इस देश के अंदर चौकीदार बन जाता है तो जो लोग गड़बड़ है, गलत रास्ते पर चलने वाले हैं, उनके हृदय में डर तो पैदा हो ही जाता है, उनकी आत्मा कांप जाती है। तो यदि ये आक्रामक है विपक्षी दल तो इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि साफ साफ चुनौती दिया है प्रधानमंत्री ने कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार है तो आप खोल के दिखाओ। एक इन्होंने राफेल पर किया, वो सुप्रीम कोर्ट में उसके पूरे दस्तावेज चले गए, जो गए उसके बाद उन्होंने कहा कि कहीं भी भ्रष्टाचार की इसमें बू नहीं है। बाकी जो प्रोसीजर है प्रधानमंत्री इसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए हकदार है। मैं कहना क्या चाहता हूं कि चौकीदारी होनी कहां हुई है। रॉबर्ट वाड्रा के केस में पूरी चौकीदारी हुई है, ठीक है। सपा का देख लीजिए, सपा ने जो काम किया ऐसी चौकीदारी हुई है कि अब आपस में ये दोनों ही चौकीदार बन गए। रही बात मेरे जीवन की, तो मैं तो पैदाइश ही चौकीदार हुआ था, क्योंकि सेना में चला गया तो 32 साल चौकीदारी में मेरे भी बीत गए। आज एक ऐसा मुहिम है कि अतुल जी माफ करिएगा इस भाषा के लिए, कहीं ना कहीं आप और ये मीडिया जगत भी चौथा स्तंभ होने के नाते इस देश का चौकीदार है, ऐसा हम लोगों का मानना है। जरूरत क्या है इस देश में? विपक्षियों को डरने की इस चौकीदारों से, और यही मुहिम है जिसके वजह से आज हर वर्ग जो है, मैं भी चौकीदार हूं, पिछले 4 दिनों में जुड़ गया और संख्या इतनी होती जा रही है। चलिए, यानी करोड़ों लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और यही आपकी अचीवमेंट और आपके हाथ लगे हाथ एक मौका, एक शब्द लग गया जो शायद आपने खुद ही नहीं सोचा था। बहरहाल सुरेश बहादुर जी बहुत जल्दी से एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा, एक ब्रेक लेना है। सुरेश जी, जो अजय साहू ने कहा कि चाय वाला शब्द बोला गया था 14 में और हश्र क्या हुआ, फिर मुझे याद आ गया, चूंकि हम उत्तर प्रदेश में चर्चा कर रहे हैं, हश्र तब भी क्या हुआ था ये आपको भी पता है, उनको भी पता है। और फिर गुजरात के गधों को भी लाया गया था इस चुनाव के बीच में। गधा जब लेकर आया गया उसको भी कैसे पकड़ लिया बीजेपी ने और भुनाया और बताया कि किस गधे का अपमान किया गया है। वो गलती है फिर से पार्टियां कर रही हैं विपक्ष की, और शायद इसी का एडवांटेज बीजेपी ले रही है। मोदी है तो मुमकिन है का नारे से ऊपर पड़ गया, हां मैं भी चौकीदार हूं। देखिए अतुल जी,
जहां तक नारों की बात है, मोदी जी ने चाय बेची कि नहीं बेची, या 2019 में भी इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन 2014 में मोदी जी उसी बल पर प्रधानमंत्री बन गए। आप अपनी बात को कितना प्रभावी तरीके से रख लेते हैं और कितना प्रभावी तरीके से कह लेते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है, जिसमें भाजपा वाले माहिर हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे देश के सारे विपक्ष के नेता चोर हैं और भाजपा में ही सिर्फ ईमानदार हैं, और सारे भाजपाई सिर्फ विपक्षी की ईमानदारी कर रहे हैं, बाकी सब चोर हैं। बड़े बड़े चोर दिग्गज पड़े होंगे भाजपा में भी, लेकिन हमारी निगाह उन पर नहीं जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने तरीके से अपनी पिच पर विपक्ष को ला करके खेलते हैं, और वो जो चाहते हैं, जैसे उनका चौकीदार की बात उन्होंने दी, आपने कहा चौकीदार चोर है, उन्होंने कहा हम चौकीदार चोर है, हम सब चौकीदार हैं। तो ये आपने कहा ना कि नीचे स्तर तक जहां चौकीदार का मानना होता है कि मिनिमम जो समाज का सबसे बड़ा कमजोर था, गांव में आपको याद होगा तुल जी, एक चौकीदार हुआ करता था बहुत पहले से, जो पूरे गांव की रखवाली करता था। उसको तुरंत मोदी जी ने भावनात्मक रिश्तों से जोड़ दिया, और वो चाहते हैं कि जो 2014 में वादे थे, जो 2014 के मुद्दे थे, उन मुद्दों पर कभी विपक्ष आ ही ना पावे। वो अपने उससे उलझा कर रखना चाहते हैं, और कि जिसपे वो खिलाना चाहते हैं उसी पे विपक्ष खेलता रहे। और मैं चाहता हूं विपक्ष अगर इन चाल में फंस गया तो निश्चित रूप से मोदी जी फिर एक बार उसी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे, और विपक्ष कहीं उनको अपनी तरफ घसीटने में ले आया कि काला धन वापस आया कि नहीं, या लाख मिले कि नहीं, ये हुआ या ये हुआ, तब तक तो कभी कुछ लाई। लेकिन ये चालाकी होती है, मोदी जी इस मामले में माहिर हैं, वो अपनी पिच पर अपने मुद्दों को बड़े जोर शोर। चलिए, ऐसे खिलाड़ी की अपनी पिच तैयार करते हैं और अपने भी खेलते हैं, विपक्ष को भी खिलाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, लेकिन हम पत्रकारों की बात समझ में आती है सर। इन लोगों को अगर समझ जाए तो ठीक है ना, उल्टा हमें ही कोसने लगते हैं। मंदोला साहब, एक छोटा सा कमेंट आप कर दीजिए। जो बात आपने कही है, अभी भी अजय साहू कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को प्रमाणित करने में लगे हैं कि मोदी जी ने चाय बेची कि नहीं बेची। अगर इसमें ही उलझे हैं तो कितना ये पीछे और कितना वो आगे हैं। नहीं, मैं तो बराबर इस बात को कह रहा हूँ कि बीजेपी के ट्रैक में फंस गए लोग। मतलब मोदी जी जो चाहते थे वो होने जा रहा है, लग रहा है कि ऐसा होता जा रहा है। क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना कि आपने 3 राज्यों के चुनाव में किसानों की बात करी, बिल्कुल बेरोजगारी की बात करी, आपने मुद्दे को थोड़ा सा ठीक ढंग से चले। अब आप बताइए कि इतने 2000 में अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, पिछले दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस बात को रखा। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि उन्होंने कहा भाई 2014 में जो वायदे मोदी सरकार ने करे थे चुनाव में आने से पहले, आप उनकी चर्चा करिए। अगर आप चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कि उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है, सब बरगलाने की बातें हुई हैं। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, काला धन वापस लाने का मुद्दा रहा हो, स्मार्ट सिटी का मुद्दा रहा हो, गंगा सफाई अभियान रहा हो, जो बड़े मुद्दे थे जो आम आदमी से जुड़े हुए थे। मंदिर की बात तो अब करनी बेकार है, उसमें चर्चा करना बेकार है। तो मैं कह रहा हूं कि वो मुद्दे तो हो गए साइडलाइन। बिल्कुल। अब जो मतलब मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जो चाहते थे वो बात राहुल गांधी कर गए। अब राहुल गांधी ने चौकीदार शब्द सोच के ये सोचा कि मैं इनको भ्रष्ट साबित करूं, इनको चोर साबित करूं, लेकिन सब पब्लिक अभी ये मानने को तैयार नहीं है कि भैया उसने पैसे, जनभावना वो नहीं है, जनभावना वो नहीं है। ये बार बार ये कांग्रेस के रणनीतिकार जाने क्यों इस बात को लेके बैठे हैं कि वो ये नहीं मान रहे हैं कि भाई अगर ये मुद्दा चल रहा होता तो आपने लगातार मैं बल्कि इसको अगर थोड़ा सा आगे ले जाऊं ब्रेक से पहले, तो 2 बातें यहां पर निकल कर आएंगी मंदोला साहब। एक तरफ कि हाँ, जो ये मुद्दा था, ये शब्द था, उसमें कौन कहां उलझ गया या किसने इसका फायदा उठाया, और दूसरा एक और कि राहुल और प्रियंका, खासतौर से अब देखिए प्रियंका भी वहां जा रही है तो मंदिर की बात हो रही है, उसको भी बीजेपी कह रही है ये भी तो अच्छे ही दिन है। यानी वो दोनों चीजें उन्हीं की हैं। उसमें कांग्रेस अपनी रणनीति पर भले आगे बढ़ रही हो, उसको कॉन्फिडेंस हो कि हम अच्छा कर रहे हैं, ये उनका कॉन्फिडेंस है, उनको मुबारक है, लेकिन जन भावना में कौन बदल पा रहा है उनकी मुद्दों को, उनकी बातों को, सवाल ये है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द आएंगे। ज्यादा ही चौक कर। चलिए ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं। अजय साहू साहब, बहुत जल्दी से जो बात यहां पर सुरेश बहादुर जी ने और पॉलिटिकल एडिटर हमारे मंदोला साहब उन्होंने कही, कोई आपत्ति नहीं है कि आप किन मुद्दों पर जाना चाहते हैं, वो आपकी अपनी नीति रणनीति हर एक पार्टी की होती है, वो बीजेपी की होगी, आपकी होगी, समाजवादी की होगी, बसपा की होगी, लेकिन नहीं लगता कि हां नारों में कुछ ज्यादा उलझ गए, मुद्दे पीछे छूट गए। और अभी भी आप कह रहे हैं कि चाय वाले वो थे कि नहीं थे, या फिर चौकीदार बन पाए कि नहीं बन पाए, बीजेपी ने उसे कैंपेन तो बनाने की कवायद शुरू कर दी है, इतना तो मानेंगे? अजय साहू साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है?
चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं आए। मंदोला साहब, बहुत जल्दी से एक टिप्पणी आपसे चाहूंगा इसी पर। ये जो नारों की राजनीति और जो मैंने सवाल अजय साहू से किया था, आप बार बार कह रहे हैं कि जहां पर जो मुद्दे उठाए उसका परिणाम भी इनको मिल चुका है कुछ राज्यों में, लेकिन यहां आते आते और 19 में चूंकि एक ऐसे व्यक्ति से लड़ाई थी, पार्टी से भी मैं नहीं कहूंगा, एक ऐसे चेहरे, एक ऐसे शख्सियत से लड़ाई थी, और वहां पर तुलना होगी कि उनके विकल्प में कौन होगा। वहां ऐसा मुद्दा उठाना खासतौर से कांग्रेस के लिए, क्या आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, संजीवनी देने वाला है, या घातक है? नहीं, मैं देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि अब देखिए, अगर प्रियंका गांधी ये काम 1 साल पहले करती जो अभी कर रही हैं, और वो मुद्दे वहां पर उत्तर प्रदेश के कुछ मुद्दे सामने ला पाते कांग्रेस वाले, तो शायद बात अलग। क्योंकि आज योगी सरकार को 2 साल हो गए वहां पे, और 2 साल में योगी सरकार के खिलाफ अभी तक कोई ऐसा मुद्दा विपक्ष नहीं ला पाया जिससे ये लगे कि भाई वो सरकार अभी वहाँ पर सफल नहीं है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, जो कि सबसे बड़ा राज्य देश का, वहाँ पर योगी के खिलाफ अभी तक कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। और अब आप देखिए, बीजेपी में बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, बीजेपी के ट्रैक में फंस रहे हैं लोग कि अगर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं तो आज आपने देखा होगा कि मंदिर, मस्जिद, दरगाह, वो सब जगह जा रही हैं। ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इससे क्या वोट बैंक, वोट मिलेगा, क्योंकि ये टाइम इस वक्त नहीं है। क्योंकि अब 11 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होनी है। अब तक तो आपकी धुआंधार रैलियां, प्रचार, जो कि पूरा एक माहौल बन जाना चाहिए था। अब इससे कितना माहौल बनेगा, कितना नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कांग्रेस किस एजेंडे पे चल रही है, ये भी एजेंडा मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि राफेल के मुद्दे को आप चौकीदार चोर कह के राफेल से जोड़ रहे हैं, और आप जो असल एजेंडा है, भाई आप बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, किसानों का एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की क्या हालत, वो ये कहते हैं कि हम तो उठा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि हम नहीं उठा रहे हैं। लेकिन क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि वो उठा रहे हैं मुद्दे? कहाँ लग रहा है, आप मुझे बताएं ना। 3 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद आप मुझे बताएं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने जब अभी हफ्ते भर पहले दिल्ली में करी थी, उन्होंने शुरू में 2-4 लाइन बोली, फिर आखिर में वो राफेल पे आ गए। मेन एजेंडा उनका फिर राफेल हो गया, चौकीदार पे आ गए। वो किसानों की बेरोजगारी की बात कि भाई बेरोजगारी इतनी बड़ी है, ये आंकड़े भी सामने आ गए हैं। देश में इस वक्त जो हालत है, युवाओं को एक प्रभावित किया जा सकता था कि भाई आप लोग बेरोजगार कर दिए गए हैं, आपके पास काम धाम नहीं है, कई सारे मुद्दे हैं। किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो गन्ना किसानों की हालत क्या है, किसी छिपी नहीं है ये बात। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सब मुद्दे छोड़ा, आप राफेल पर चौकीदार चोर है। आप आज कांग्रेस की लगातार अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो वो शुरुआती करते हैं कि आज फिर चर्चा चली है कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। राहुल गांधी भी अपनी जितनी चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं उसमें भी चौकीदार चोर है। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं बहुत जल्दी से। रतन सिंह साहब, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा। जो सवाल है वो सवाल वही है। मंदोला साहब जो कह रहे हैं कि आप मुद्दे उठा सकते हो और आप उठाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनका दायरा बड़ा कम है। उस मुद्दे को आप ज्यादा उठा रहे हैं जिससे हथियार बीजेपी ने बना लिया। मुझसे पूछा आपको बोलना एक बात इसी में से मुझे समझ में आ रही है, जैसा अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे। आप देखिए कि अभी तक जो नरेंद्र मोदी अपनी तमाम उन्होंने जो चुनाव आचार संहिता के पहले रैलियां करी, उसमें बड़ी बड़ी डींगे हाँकी, बहुत बड़ी बड़ी बात करी। ऐसा लगा कि जैसे ये देश में सब कुछ, सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं, और वीरता की इतनी गाथा गाई, इतना बड़ा बखान किया जैसे राष्ट्र में को विश्वगुरु बन चुका है। लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में चोर है कि जब नोटबंदी के दौरान अमित शाह के बैंक में पैसे जमा हो जाते हैं, जब नीरव मोदी भाग जाता है, जब मेहुल चौकसी हजारों करोड़ लेकर के गायब हो जाता है, जब विजय माल्या लौट करके नहीं आता है, तो चौकीदारी पर सवाल उठने शुरू हो गए। और राफेल की फाइल के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट से लेकर के वो द हिंदू के जो खुलासा हुआ, उसमें इनकी चोरी पकड़ी गई, तो सारे मुद्दे छोड़ करके नरेंद्र मोदी साहब ने जब तक चौकीदार ईमानदार कहता, मैं एक बात कहना चाहता हूं अतुल जी, कि इस देश के गरीब वर्ग ने चौकीदारी का नौकरी किया, दिन भर खटा, रात भर जागा और चौकीदारी को एक सम्मानजनक स्थान दिया, तब नरेंद्र मोदी खुद चौकीदार बन गए। जब नरेंद्र मोदी ने अपने घपलों, घोटालों और बेईमानी से चौकीदार शब्द को चोर में परिवर्तित कर दिया, तब उन्होंने हमारे कर्नल साहब जैसे भाइयों को भी कह दिया कि आप भी चौकीदार हो, ये भी चौकीदार हो, सब भाजपा कार्यकर्ता और नेता चौकीदार हो गए। और दूसरी बात जो भी कह रहे थे मंदोला साहब, मैं एक बात आपके सामने बहुत दमदारी से कहना चाहता हूं
इस देश का जो ग्रामीण आदमी है ना, वो रोज पूछ रहा है कि 50 किलो की बोरी 45 किलो क्यों हो गई। वो पूछ रहा है कि डबल जो हमारा कीमत होने वाला था वो क्यों नहीं डबल हुआ। आपने आलू की खरीदारी क्यों नहीं की, आपने गन्ना के किसानों का भुगतान क्यों नहीं किया। आप जो समझ रहे हैं कि आपके इस टीवी चैनल पे आप ये आज मुद्दा उठाए हैं ना, चौकीदार की चोरी का जब सवाल उठेगा उसी में उस सवाल को भी जोड़ा जाता है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब इनके पास सब कुछ सही है, जब ये ऐसा जताना चाहते हैं कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, राष्ट्र में सारी समस्याएं तो अटल जी के जब वो फील गुड का एहसास हुआ था, इंडिया शाइनिंग हो गया था, तभी देश की समस्याएं खत्म हो गई थी। मोदी जी के लिए तो कुछ करने के लिए बचा नहीं था। फिर भी बहरहाल रतन सेन सिंह साहब, देखिए सारी समस्याएं तो ना आप खत्म कर पाए ना वो खत्म कर पाए। आपने रहकर क्या कर लिया, उन्होंने रहकर क्या कर लिया, अगर सबकी पड़ताल करेंगे तो आप भी वहीं पर आएंगे, वो भी वहीं पर आएंगे। बस इतना है कि अभी आप कहेंगे कि इस मीडिया चैनल पर बैठकर हम बोलेंगे तो इतने से नहीं होगी, लेकिन आप भी इसी मीडिया चैनल पर अपनी उपलब्धियां गिनाने से बाज नहीं आते हैं, आपको मौका चाहिए होता है। कर्नल साहब इसका जवाब देंगे। हो गया सर, लंबा नहीं, बहुत लंबा नहीं, छोटे छोटे कमेंट, ऐसे समय कम रह गया सवाल पूछने। अरे हाँ सवाल पूछेगा ना, सारे सवाल यही पूछ लेंगे क्या? जहां पूछना है वहां तो पूछ नहीं रहे, वहां चौकीदार चोर है का नारा लगा रहे हैं, सारे सवाल यही पूछ लेंगे। हो गया रतन सेन सिंह, हो गया, बहुत ज्यादा वो कहां गया, हो गया, सुन लिया। भाषण नहीं देना है सर, छोटे छोटे कमेंट कर रहे हैं और लोग भी बैठे इंतजार कर रहे हैं, आपके पार्टी का मंच नहीं है। और जो अरे सुन लिया रतन सेन सिंह, सुन लिया, मॉडल दिया था, अरे सुन लिया, मैंने सुन लिया, समझ गया, आपकी भावना समझ गया। बहुत बर्बादी हो गई है देश में, आप लोग आएंगे तभी सही होगा। कर्नल साहब बहुत जल्दी से जवाब दीजिए। जवाब इस बात का चाहिए जो रतन सेन सिंह ने कहा कि अकेले पहले आप चौकीदार बने रहे, अब जब सवाल उठा तो आपने पूरे देश को चौकीदार बना दिया, ये उनका सवाल है। देश को नहीं, अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को। अब देश में तो बहुत लोग आते हैं ना, आप वाले भी आते हैं, उनके वाले भी आते हैं, तो मैं तो देश ही कहूंगा। पार्टी के वाकई रत्न है, इसमें कहीं कुछ मुझे नहीं कहना है, इनके अपने विचार हो, देश मत कहिए मान्यवर, कहना चाहते हैं, मैं हमने नहीं लगाया है। नहीं, मुझे लगता है आप। अरे तो मैं तो कहूंगा ना, देश में क्या समाजवादी पार्टी और अभी बाकी पार्टियों के लोग ही हैं क्या? बहुत सारे किसी पार्टी अब जवाब दीजिए, मुझसे उलझने की कोशिश मत करिए रतन सेन सिंह, प्लीज उनको जवाब देने दीजिए। मैं मोदी साहब की झूठी चौकीदारी का, अरे तो मैं मोदी साहब की झूठी चौकीदारी और आपकी सच्ची ईमानदारी पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो मुद्दा है उस पर चर्चा कर रहा हूं। प्लीज कर्नल साहब। जी, मेरा कहना यह है कि ये जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं उसकी यदि उनका उठा ले पूरा परिदृश्य, अभी कितना सिखाएंगे। आखिर अजीत जी बार बार इनको सिखा रहे हैं, मुद्दा दे रहे हैं, सब कुछ हिंट कर रहे हैं, लेकिन सिखाई बुद्धि ढाई घड़ी ही रहती है। अभी इनकी जो खुद का अपना तरीका है काम करने का, इसमें इनका सुप्रीमो कहता है जब किसी महिला के साथ अभद्रता हो जाए, किसी लेडी के साथ, किसी लड़की के साथ रेप हो जाए, बालिका के साथ, तो वो कहते हैं कि छोटी छोटी बातें होती रहती है। परिवार अगर पर्सनल बोलेंगे तो मैं कहूंगा सांसद को सूर्यरेखा बोलते हैं, आपका सांसद प्रियंका गांधी को पक्की बोल रहा है, बेशर्मी की नारी अपमान का आप लोग उदाहरण आता है। आप लोगों ने सांसद को सूर्यरेखा बोला, इस तरह का संस्कृति मंत्री है, उनको तमीज नहीं है कि वो एक राहुल गांधी की बहन को पक्की बोलते हैं। आप लोग हमको संस्कार दिखाने का पर इन्होंने बात कही है, ये ध्यान रखिए, ये सिर्फ भ्रामक इनके बयान है। कहना मुझे ये है कि आज समाज के अंदर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सचेत है और भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। इसी वजह से आज एक ऐसा माहौल बना है कि एक बार देश का प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में कहता है कि मैं भी चौकीदार हूं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या आगे बढ़ जाती है। एक बार प्रधानमंत्री कहता है कि जो मध्यम वर्ग या जो उसके ऊपर के लोग हैं अपनी गैस की सब्सिडी छोड़े, पूरे लोग उनके साथ रामबंद हो जाते हैं। वो एक बार कहता है
कि स्वच्छता अभियान चलाई एक बार नीरव मोदी से भी बुलवा लीजिए, एक बार मोहित चौधरी को बुलवा लीजिए, एक बार बिहार के विजय माल्या को बुलवा लीजिए। अरे क्या बात करते हैं आप? लोगों को होना चाहिए, चौकीदारी योगी जी ने वही करी कर्नल साहब, उन्होंने अपना मुकदमा वापस लिया। बहरहाल कर्नल दयाशंकर दुबे और रतन सेन सिंह, अब दोनों लोग शांत हो जाइए। कर्नल दयाशंकर दुबे और रतन सेन सिंह दोनों लोग अब शांत हो जाइए। अब दोनों लोग शांत हो जाइए। हो गया, दोनों लोग को सुन लिया मैंने। सुरेश बहादुर जी, एक बात तो साफ हो गई कि मुद्दे ना तो वो उठाएंगे और ना ही उनको जवाब देने का मौका मिलेगा। इस चर्चा में ये बात साबित हो गई और यही ये चाहते भी हैं। आपने बिल्कुल सही कहा था कि पिच भी उनकी होती है, खेलते भी वो अपने हिसाब से। नारों से ही जनभावना बनेगी, बाकी सारे मुद्दे गौण हैं। बहुत सही। नहीं, देखिए अतुल जी, जहां तक मुद्दों की बात है, नमामि गंगा परियोजना भाजपा जनता पार्टी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी और उस नमामि गंगा परियोजना के बाद आपने देखा उमा भारती ने, चूंकि वो भी उस कार्य से संतुष्ट नहीं थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसी मुद्दे को उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की उसी असफलता विफलता को उजागर करने के लिए प्रियंका गांधी ने जल यात्रा किया। जल यात्रा के दौरान उन्होंने आचमन भी किया। इसके पहले प्रियंका गांधी हमलावर होती कि गंगा स्वच्छ नहीं हुई, तुरंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी को, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने उस जल को आचमन के लायक बना दिया, आचमन, और ये आचमन कर सकी। आप देखिए, जैसे मुद्दा आया नहीं, उसकी काट भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत रख दी है। तो सच्चाई ये है, आपको ये सोचना चाहिए कि आप किससे चुनाव मैदान में हैं, आप किससे लड़ रहे हैं, आपकी योजना क्या होनी चाहिए, आप किस प्रभावी तरीके से, आप किस प्रभावी तरीके से बात कर रहे हैं। अब मैंने कहा ना, 2014 के जो भी मुद्दे थे, जो भी घोषणाएं थी, जो भी कार्यक्रम थे भारतीय जनता पार्टी के, उस पर कभी अभी विपक्ष आ ही नहीं पा रहा है। विपक्ष, और फिर देखिएगा, जैसे ही चौकीदार का मुद्दा शुरू होगा, खत्म होगा, वैसे फिर मोदी जी किसी न किसी कांग्रेस नेता के प्रयोग किए गए शब्दों को या किसी को लेकर के फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मणिशंकर अय्यर जी ने उनको नीच एक शब्द का, नीच का 2014 में नीच शब्द का प्रयोग कर दिया था, फिर मोदी जी चल पड़े, मैं नीच हूं। अब पूरे देश को उन्होंने बता दिया कि मैं नीच हूं और देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब विपक्षी दल को अगर मोदी से लड़ना है तो निश्चित उसी पिच पर लड़ना होगा, उसी योजना के तहत लड़ना होगा और उनकी काट खोजनी होगी। उनको 2014 के वादों की तरफ घसीटना होगा, उनको बताना होगा कि आपने वादे फुल बेरोजगारी नहीं पूरी की, आप काला धन नहीं लाए, आप 15 लाख नहीं दिए, लेकिन मोदी उन मुद्दों पर विपक्ष को जाने ही नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है। कर्नल साहब, मैं आऊंगा आपके पास। कर्नल साहब, बोलने नहीं दिया है, सपा के भाई ने थोड़ा समय दे दें। अच्छा, जल्दी से, बहुत जल्दी से अपनी बात रख दें। 1 मिनट दे रहा हूं आपको, 1 मिनट चाहिए, आग्रह है आपसे, क्योंकि बिल्कुल बोलने नहीं दिया गया था। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इस देश के अंदर 3 बातें हो रही हैं। एक ये कि हमारी सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं और कोई भी, जैसा कि अभी मंडोला साहब भी कह रहे थे कि कहीं भी कोई ऐसी बड़ी दाग नहीं है जिसको ये भुना सके। दूसरी बात, मुझे मौका दीजिएगा। दूसरी बात कि प्रियंका जी जो है पानी के रास्ते जा रही है। सबसे पहले यदि किसी ने इसका विरोध किया था तो कांग्रेस ने विरोध किया था कि गर्मी के दिनों में पानी सूख जाएगा और ये कैसे चलेगी। आज वहीं पर वो बोट से जा रही है, आचमन भी कर रही है, लोगों से मिलने की कोशिश कर रही है। जानते हैं क्यों? मेरा मानना यह है कि प्रियंका जी इसीलिए जा रही है कि वहां गांव के भोले भाले लोगों को रिझाने की कोशिश करें, ताकि कोई ये न पूछे कि किसानी में राजस्थान और हरियाणा में कितनी जमीन आपने कब्जा करी। रोड से वो नहीं जा रही है, बार बार योजना बनती है और कैंसिल होती है, क्योंकि उनको पता है कि यहां सड़कों की स्थिति क्या है। तीसरी घटना हो रही है कि जिस नेताओं को होना चाहिए था, आज चुनाव क्षेत्र में हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये ताजमहल में बैठ करके अपनी बातें कर रहे हैं और गुगली कर रहे हैं। और लास्ट बात मैं कहना चाहता हूं कि मायावती जी जो कह रही है कि भोले भाले लोगों को खर्चीला प्रधानमंत्री, भूल गई जब वो चप्पल हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से मंगवाया करती थी बॉम्बे का, वो दिन भूल गई। उनका घर देखिए आप जिसमें वो रहती थी। मायावती तो आपकी मदद कर ही रही भाई, मायावती क्यों कोस रहे हैं? हम क्यों कोस रही? मदद कर ही रही है, कर ही रही है, वो इनडायरेक्टली करेंगे और हमने उनको जो मदद किया है वो जीवन दान रहा है। सब कुछ भूल करके
आज सब कुछ भूल करके वो सपा के साथ चली गई है, सब कुछ भूल करके सपा के यहाँ जाके बैठ गई। आखिर कैसी राजनीति हो रही है अतुल जी? नहीं, देश में ऐसी राजनीति मुझे जवाब करने दीजिए। आप ये मत कहिए आखिर कैसी राजनीति है। ऐसी ही राजनीति देश में होती है, ऐसी ही राजनीति है, ऐसी ही राजनीति है, मैं बताना चाहता हूं, यही राजनीति है। और फिर वो जनता और बाकी जो जनता से चुनकर जाते हैं वो नेता बन जाते हैं। फिर कोई शाही नेता होता है, कोई शाही जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपने सामने से थाली खींच लेने वाले, अपमानित करने वाले नीतीश कुमार जी के यहाँ जाकर के अपने मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। 1 मिनट का मैं आपको समय दूंगा, उससे ज्यादा नहीं है, मेरे पास बाध्यता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, बहुत आक्रामक है आप, विपक्ष बहुत आक्रामक और होना चाहिए, लेकिन मुद्दों पर जिन नारों को, जिन शब्दों को लेकर आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आप उनके साथ भी रह चुके या रहना चाहते थे, जिनके खिलाफ आपने कहा कि इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने पत्थर लगा दिए। कांग्रेस 27 साल यूपी बिहार का नारा देकर आपके साथ आई, फिर आपको भी कोस रही, आप उनको कोस रहे। आप ना तो एकजुट हो पा रहे और ना ही मुद्दों को सही ढंग से उठा पा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये चूक हो रही है? रतन सिंह सिंह, ऐसा है, मैं 1 ही मिनट में बता देता हूं। इस गठबंधन से जो डर है कर्नल साहब को और इनके मोदी साहब को, उसका मैं अर्थ समझता हूं। इस गांव के गरीब आदमी का जो एक हुआ है, 1 मिनट सुनिए, बोलने देते, अब सुन लीजिए, तो सुन लीजिए, आप बोलने दीजिए कर्नल साहब, अब आप सुन लीजिए, उनको आप बोलने दीजिए। ऐसा मत करिए कि उन्होंने बोलने नहीं दिया तो आप भी नहीं बोलने देंगे। कर्नल साहब आप बोलने दीजिए। 1 मिनट, ये देखिए महाराज, इतने बड़े नेता हैं, इनका स्थिति देखिए कि नीतीश कुमार ने, राणा प्रताप ने जो अपमान मान सिंह का किया था, वही नीतीश कुमार ने मोदी जी का किया। फिर भी ये 5 सीटें दे करके घुटनों के बल बैठ गए और गठबंधन कर लिए, जबकि सबसे प्रकांड प्रधानमंत्री हैं। योगी राजभर ने इनको चोर कहा, बेईमान कहा, गरीबों पिछड़ों। अरे सुनिए, वही मुद्दा है, जब मुद्दे की बात हो रही तो मुद्दे बताते हैं। और जिस शिवसेना ने चौकीदार चोर का नारा रिपीट किया कांग्रेस पार्टी का, उसके साथ जाकर के गठबंधन करने के लिए विवश हैं। अगर काम किया होता तो मोदी जी अकेले लड़ने का साहस करते। और दूसरी बात कह देता हूं, ये देखिए उत्तर प्रदेश में हम लोग बैठे हुए हैं अतुल जी, एक एक गांव में सपा का कार्यकर्ता, बूथ एजेंट से लेकर के 20 उनके हमारे साथी उसके बैठे रहते हैं। बसपा के साथ भी यही है, राष्ट्रीय लोक दल के साथ भी यही है। कोई बूथ ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारेगी। और एक बात और स्पष्ट कर देता हूं कि ये जो अभी 74 का अभी अमित शाह जी का नारा चला रहे हैं, उनके सारी चाणक्य नीति गुजरात से शुरू हुई थी, कर्नाटक में हारते हुए 5 राज्यों में 0 का परिणाम दिया है। और आप जान लीजिए 17 के बाद भाजपा की बर्बादी शुरू हो गई है और काट की हांडी अब नहीं चढ़ने वाली है। ये मैं आपको आपके चैनल पे कह के जा रहा हूं, सुन ले कर्नल साहब, 74 नहीं 4 आ जाएगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। नरेंद्र मोदी अपनी सीट बचा रहे, और ये चौकीदार जो चोरों का सरदार बन करके सारा पैसा बाहर नहीं है, जिन्होंने रिजर्व बैंक की परमिशन के बगैर नोटबंदी करके अपने लोगों का नोट काले धन को। अब मैं आप दोनों लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर सुन लिया तो ठीक है, अगर नहीं सुना तो ऑडियो डाउन कर दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास समय अब नहीं है। मंजुला साहब, और जल्दी से फाइनल करें। सारी चर्चा का सार तो यही निकला ना कि मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, और ये रणनीति बीजेपी बहुत पहले से अपना चुकी और अपनाती रही है, या उसको मौका ये लोग देते हैं। और वही बात है कि आज एक शब्द सबसे बड़ा मुद्दा, और अभी तो मोदी साहब ने बोलना शुरू नहीं किया है। जब वो बोलना शुरू करेंगे तब कौन कौन से मुद्दे और वो उठाएंगे इनके दिए हुए। मंजुला साहब, देखिए, मैं बीजेपी नहीं, नरेंद्र मोदी, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहूंगा कि वो जो है विपक्ष को अपने जाल में फंसा लेते हैं। अभी आप देखा, अपनी बहस हुई, सारी बातें हुई, इसमें आप देखिए कि फिर भी समाजवादी पार्टी वाले एक मुद्दे पे नहीं आए, वो फिर दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि मोदी ने ये कर दिया, ये इन्होंने ये, मतलब वो एक जो ठोस मुद्दा है जिसको जनता को आकर्षित कर सके, वो मुद्दा अभी भी विपक्ष नहीं ढूंढ पा रहा है। जो मुद्दा चलाएंगे वो हम नहीं चलाएंगे। ये देखो, अब ये मीडिया पे आरोप लगाएंगे। आप बताइए ना, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप योगी के खिलाफ एक मुद्दा लाइए अभी। हम लोगों को मुद्दे पर जवाब देते हैं। एक मिनट कर्नल दयाशंकर, एक मिनट
रतन सेन सिंह, पहला तो मीडिया को कोसना बंद करिए। वो आपको ना तो कोई सुझाव दे रहे हैं और ना ही आपसे राय मांग रहे हैं। और हमारे चलाए मुद्दे पर बैठकर अगर आपको नहीं बोलना है तो आप स्वेच्छा से जा सकते हैं। मैंने यहां पर कोई एजेंडा नहीं रखा है कि आपको बोलना ही है। जो मुद्दे हैं उठाने की अगर ताकत है तो जाकर उठाइए। ना तो योगी सरकार के खिलाफ बोल पा रहे हैं और ना ही मोदी सरकार के खिलाफ। और जो मुद्दे आप उठा रहे हैं उनका जवाब जनता आपसे मांगेगी। क्या आप साइकिल पर पत्थर वाले हाथी लेकर चलाएंगे क्या? जो अखिलेश यादव चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि वो पत्थर के हाथी जहां खड़े रहेंगे और जहां बैठे रहेंगे, अब क्या साइकिल पर उनको लेकर चलाएंगे क्या? पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है, आपको भी जानता है। सबसे पहले अपने चचा से जाकर मिल लीजिए, उनको भी जानता है देश। अपनी पार्टी और परिवार समझ नहीं पाए और देश संभालेंगे। बहरहाल शांत हो जाइए, और नहीं शांत होते हैं तो आपका ऑडियो में डाउन कर रहा हूं सर। मेंदोला साहब, 2 करोड़ रोजगार पे मेंदोला साहब अपनी बात रखिए। आप मीडिया को कोसेंगे, उनको कोसने दीजिए। नहीं, उससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया को कोई कुछ भी बोले, हम तो बार बार कह रहे हैं। देखिए, आप कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल के पास जाइए, वो कहते हैं मीडिया आपको, अरे मीडिया क्या करेगा इसमें? मीडिया थोड़ी ना कह रहा आपको कि आप चौकीदार को चोर कह के मुद्दे को आगे बढ़ाइए। आप कहिए इनसे कि भाई मोदी ने जो वायदा 2014 में किया था वो कौन सा वायदा पूरा किया है? बिल्कुल, वो वायदे तो बता नहीं पा रहे हैं। 2 साल योगी की सरकार को उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, बताइए इन्होंने कितने आंदोलन कर दिए? समाजवादी पार्टी वहां पर इतनी बड़ी पार्टी विपक्ष है, इन्होंने बताइए कौन सा आंदोलन कर दिया? ये बताएं कि इन्होंने कौन सा वहां पर क्या कहते हैं योगी के खिलाफ एक दिन धरना दे दिया हो? मुझे ताजुब हैरानी हो रही है। मुद्दा उठाया, कांग्रेस के नेता ने मुद्दा उठाया, उसी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भ्रम फैला रहा है। आप ये खुद किस भ्रम में है? खुद तय नहीं कर पा रहे कि आपको करना क्या है। आप चौकीदार शब्द को लेकर आज मायावती भी बोल रही हैं, अखिलेश भी बोल रहे हैं, सारे जन बोल रहे हैं। हम लोग आप मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि आप चाहते क्या है भाई? आप पत्रकारों को कहेंगे कि हम एजेंडा लेके चल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप बताइए ना, घेरिए। अरे सरकार को घेरो ना। सर्टिफिकेट चौकीदार का काम बंद कर दीजिए। आप चौकीदार मेरे साथ खुद ही बैठा करिए, कम से कम तथ्यों की बात किया करिए, तब मैं आगे बात करूंगा, ठीक है? और जवाब देने की स्थिति हो तो जवाब दीजिएगा, क्योंकि अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे तो मेरा काम दोनों से सवाल पूछने का है। हम पूछेंगे और पत्रकार आकलन बता रहा है। सिर्फ गांव में आप नहीं रहते हैं, गांव में मैं भी रहता हूं, मैं भी गांव का ही हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। और मुझे भी पता है कि समाजवादी पार्टी, बसपा, सपा और कांग्रेस के अलावा जितनी भी पार्टियां सत्ता में रही अभी या इसके पहले, उन्होंने असल में किया क्या है। इसलिए यहां पर बैठकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर मत रखिए। यहां पर बैठकर अगर तथ्य सही रख सकते हैं तो रखिए, और मुद्दा उठाना पहले सीख लीजिए, फिर उसके बाद बात करिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका, रतन सेन सिंह आपका, एसबी सिंह साहब आपका और मेंदोला साहब आपका। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां यह है कि अगर वाकई सुझाव सही तरीके से आ सकते हैं तो वहां पर लड़ाई करनी है कि हमारे ये मुद्दे नहीं है। और जिन मुद्दों को उठाने का वो दावा कर रहे हैं, उस मुद्दे को उठाते उठाते खुद एक ऐसा मुद्दा सत्ताधारी दल को दे रहे हैं जो कि उसी को हथियार बनाकर उन्हीं पर हावी है। नमस्कार।